जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। अब चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो इसका मतलब हम लोग को नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर्स के बारे में जानकारी होगी, उसके बाद हम लोग इसके आगे की कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या क्या है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, इसका मतलब थ्योरी कितनी है और उस थ्योरी पर बेसिस सवाल किस टाइप के जो एग्जाम में आते हैं। ये वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे फुली टोटली जो हो सारी की सारी थ्योरीज में कवर हो जाए, विद एग्जांपल कवर हो जाए। और फिर आगे वाले वीडियो में किसी में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो बेसिकली होगा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगे और बहुत सारी थ्योरी होंगी जो इस पूरे चैप्टर की थ्योरी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में इस पे सवाल बनता है सर कि आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना पड़ता है। इसके अलावा आपको रूट में कुछ लिखा होगा, √3 √5, और इसको प्रूव करना होता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये जितने बच्चे हाई स्कूल में हैं बेसिकली उनको अब तक ये आइडिया तो लग ही चुका होगा कि पहले चैप्टर में ये दो सवाल होते हैं जो बड़े से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि मोस्टली सारे ईयर में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज इस दोनों क्वेश्चन की समस्या का तो निदान कर ही लेंगे हम एकदम मस्त तरीके से। मतलब इसमें जितनी थ्योरी है उन सबको पढ़ लेंगे। बाकी इस टाइप का सवाल, इसका मतलब 5 नंबर 4 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा। उसके साथ साथ एलसीएम एचसीएफ के जो सवाल आते हैं इस पर बेसिस जो फॉर्मूला है ये सवाल खत्म कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज आप लोग ये जानेंगे कि जब कोई भी चैप्टर सूरज वर्मा आपको पढ़ाएंगे, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले थ्योरी बहुत मस्त होगी। जब हम थ्योरी जान जाएंगे बेटा तो ये सारे सवाल अपने आप खुद से खुद लग जाते हैं। इसका मतलब नंबर्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा इस चैप्टर में, जिससे इस चैप्टर को आप कभी बोलो ना। मेरी थोड़ी सी बात आप ध्यान रखेंगे। वो पहली बात ये कि सर जो भी चैप्टर आप पढ़िए कि कोशिश करिए कि उसमें से कुछ बचने ना पाए। क्यों ना बचने पाए? क्योंकि अभी आपका एग्जाम लगभग लगभग 1 साल है। मतलब मान के चलो आपका एग्जाम फरवरी में है, तो अभी भी आपके पास कम से कम 10 महीने हैं। और 10 महीने हैं तो जो चैप्टर आज आप पढ़ेंगे वो 100% आपको 10 महीने बाद याद रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ ढंग से पढ़े रहेंगे तो वहां रिवीजन करना आपके लिए आसान होगा। नहीं तो समस्या जो सबसे बड़ी है वो यही रहती है, अगर आप आज नहीं ढंग से पढ़े रहोगे तो 10 महीने बाद भी ये चीज आपके लिए उतनी ही नहीं रहेगी जितनी 10 महीने पहले यानी कि आज है। तो आप लोग को पहला काम क्या करना है सर कि इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, जिसके लिए आपको मेंटली फ्री होना पड़ेगा। इसका मतलब एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। और आओ वीडियो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो इस चैप्टर में हमको सारे के सारे पढ़ने हैं, जितने न्यूमेरिकल जानने हैं, जितनी थ्योरी जाननी है, सारी की सारी बातें क्लियर करते हैं। तो चैप्टर का जैसे कि नाम ही है रियल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? रियल नंबर से। लाल सभी लोग एकदम बढ़िया कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि बिना मैथ लगाए आपको नहीं ना आएगा। आप ये सोचोगे कि वीडियो देख करके आपको सवाल आएगा तो आप भूल जाइए। आपको कोशिश क्या करनी है? कोशिश आपको ये होनी चाहिए कि आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए। जितने डिफिनेशन में बोलूँ वो सारी की सारी आपकी कॉपी में होनी चाहिए, ताकि आप रिकॉल कर पाओ। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है लाल रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले आपको यही जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर रियल नंबर है क्या। और जब रियल नंबर के बारे में जानकारी करेंगे तो पता चलेगा सर हमको बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं। क्योंकि बेसिकली मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जितनी नंबर्स आप अभी सोच रहे हैं ना वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। चाहे जितना नंबर आप सोच रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली है कि वो सारे के सारे क्या हो, रियल नंबर हो। क्योंकि आप जितना कुछ सोचिएगा नॉर्मली के तौर पे वो सारा नंबर रियल नंबर ही होता है। इवन आपके पास जितने नेचुरल नंबर हो गए, या आपके पास होल नंबर हो गया, आपके पास इंटीजर्स हो गए, आपके पास रेशनल नंबर हो गए, आपके पास इरेशनल हो गए, ये सारे के सारे नंबर को जिसको आप लोग, अच्छा आप लोग इन सब में आपस में डायरेक्टली रिलेशन हो सकता है ना जानते हो, लेकिन जब आप रेशनल और रेशनल कहते हैं तो ये सारे उसके अंदर ऑलरेडी आ जाते हैं। बात समझे ना बाबू? इसका मतलब आप जैसे भी आप उसको जानते हैं, आप ये जानो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ओ सॉरी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। मतलब अब आप सोचो आप कौन सा नंबर खोजिएगा। आप जितना नंबर सोच रहे होंगे वो सब रियल नंबर है। बेसिकली जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, मैंने इंटीजर्स लिखे, मैंने यहाँ पर रेशनल नंबर के बारे में लिखा, मैंने इरेशनल नंबर के बारे में लिखा, ये सब क्या है? रियल नंबर है। अब सर समस्या ये है कि आखिर कैसे इसको समझेंगे हम लोग? आप ये मान के चलो कि आपके पास जो नेचुरल नंबर है, आखिर नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जिसको हम लोग 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन करते हैं। ये हमारे पास होल नंबर होता है, तो होल नंबर को हम लोग
होल नंबर को कहाँ से हम लोग लिखते हैं? होल नंबर को बेटा हम लोग 0 1 2 ऐसे करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास होल नंबर हो जाता है। आपके पास इंटीजर्स की जब बात करते हैं तो इंटीजर को तो हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव में हम लोग किसको रखते हैं? +1 2 3 ऐसे वाले। माइनस वाले में हम लोग रखते हैं -1 -2 -3 ऐसे। ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर है। और इवन ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर में भी काउंट करे जाते हैं, इसमें जितने नंबर लिखे हैं सारे। अब रेशनल नंबर की जो आप अलग से डेफिनेशन जानते हो, चूंकि इस चैप्टर में इरेशनल नंबर जो लास्ट में लिखा हुआ है ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रूव करना पड़ता है। रेशनल नंबर में एक जो बेहतरीन डेफिनेशन आप जानते हैं, छोटा सा आप जानते हैं सर, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए, हमारा जो क्यू हो डज नॉट इक्वल टू 0 हो। और इसमें एक और बात होती है कि सर ये हमारा क्या हो, कंटिन्यू डेसिमल को सॉल्व करे, मतलब यहाँ पर जो नंबर लिखे ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। ऐसे इरेशनल नंबर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं लाल कि सर जिसको जैसे अंडर रूट में 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, ऐसे नंबर हो जाए, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अभी तक की वीडियो में आपको ये बात तो जरूर समझ में आनी चाहिए कि आखिर रियल नंबर है क्या। रियल नंबर का नंबर क्या है लाल? रियल नंबर में वो सारे नंबर आते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं। हो सकता है आपने ये डेफिनेशन भी सुनी, या आप बोल सकते हैं सर ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब जितने रेशनल नंबर हैं, जितने इरेशनल नंबर हैं, सब क्या है? रियल नंबर है। अब बोल सकते हैं सर जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर हम लोग आएंगे माइनस भी आएगा, इधर हम लोग जाएंगे पॉजिटिव आएगा, इंफिनिटी तक ये जाता है, ये भी माइनस इंफिनिटी तक आता है। इसका मतलब इस नंबर लाइन पे जितनी चीजें रिप्रेजेंट हो सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब मुझे लगता है इतने में से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें विशेषकर मैंने कोई से नंबर छोड़े नहीं है जो आपको परेशान करे। अब एक बात आएगी सर, अगर सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर है, जैसे इरेशनल नंबर में पाई वगैरह भी हम लोग रखते हैं, पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? इरेशनल नंबर में आते हैं। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि सर अगर सारे नंबर रियल नंबर हैं तो फिर कुछ ऐसा भी है जो रियल नहीं है? हाँ, ऐसा जरूर है। ऐसा हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर में काउंट नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब ऐसे नंबर हैं जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो ऐसे नंबर हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो नंबर कौन से हैं? इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर दे देता हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको बेहतरीन स्टडी करनी है 11 में। 11 में आप जब जाएंगे तो 11 में मैथमेटिक्स में आपको 4 नंबर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप पढ़िएगा तो आपको ये बातें और ढंग से समझ में आएंगी। अभी इस चैप्टर के लिए ये मस्त है, इतना जितना लिखा है बोर्ड पे ये आपके पहले चैप्टर के लिए नंबर को डिफाइन करने के लिए बेहतरीन लिखा हुआ है। मतलब जैसे अभी चलो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता रहा हूँ, जैसे 10 सेकंड रुको, पहले इसको सुन लो। रियल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आप जिनका जानते हो, होल नंबर जानते हो, इंटीजर्स के बारे में आप जानते हो, रेशनल नंबर के बारे में जानते हो, इरेशनल नंबर जानते हो। ये सब क्या है? ये सब हमारे सब कैसे हैं? रियल नंबर है। नंबर लाइन पे जिसको जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो सब क्या है? रियल नंबर है। जैसे नेचुरल नंबर में आप 1 2 3 जानते हो, होल नंबर को 0 से काउंट करते हो, इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। 1 2 3 इसमें आता है, -1 -2 इसमें आता है। आपके पास रेशनल नंबर है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में फॉर्म कर पाते हो आप, लेकिन डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर जैसे हमारे साथ रूट में हो जाए, रूट में √3 हो जाए, कुछ पाई आ जाए, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं लाल। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताते हैं ऐसे, मतलब इस सवाल का जवाब अभी आपके पास होना चाहिए बेटा कि सर ऐसा कौन सा नंबर है जो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा बेसिकली आपको आंसर नहीं मिल पा रहा होता है ऐसे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आता है लाल, कॉम्प्लेक्स नंबर हमको पढ़ाया जाता है 11th क्लास में 4 नंबर चैप्टर का पढ़ाया जाएगा, ये आपको ये 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, 4 नंबर चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है लाल जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, क्या आ जाए? अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। अब इस अंडर रूट के अंदर माइनस, अगर आप 10th क्लास में है तो आप लिखते हैं नॉट डिफाइंड। आप अगर 10th में है तो आप क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। लेकिन आप 11th में जाएंगे तो ये पूरा पूरा चैप्टर है और इसको डिफाइन भी किया जाता है और इसको पढ़ा दिया जाता है और इस पर बेहतरीन स्टडी होती है। अब क्या करते हैं सर, ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एक लाइन समझ लो, जैसे अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2 इंटू आई। अब ये जो आई लिखा है लाल इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। और इस आई का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर -1। अब अगर आप खुद सोच के देखो, अगर ये माइनस ना होता तो शायद इसकी वैल्यू 2 आप पहले से बता देते। अंडर रूट 4 अगर कहीं पे लिखा है अंडर रूट प्लस का 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्यार से? 2। लेकिन यही माइनस है, इसीलिए ये सारी की सारी समस्या पैदा करता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन। इसको ये इमेजिनरी साइन शो करता है, ठीक है ना बाबू? ये जो आई है ये इमेजिनरी से निकल के आया है, इसको बोला जाता है आयोटा। अब सपोज करो जैसे ये -4 है, अब आई की वैल्यू अगर -1 है तो अगर अंडर रूट के अंदर मान लेते हैं माइनस का 9 लिखा हुआ है, दूसरा सवाल लेते हैं,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 9 और मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। इस अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 हो जाएगी और अंडर रूट -1 की वैल्यू हो जाएगी आई। इसका मतलब अंडर रूट -9 की वैल्यू कितनी हो गई, 3i हो गई। अब ये सवाल कुछ होते हैं हमारे पास जो हमको 11 क्लास में जाकर के वेरी करवाते हैं। तो अभी तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दो अलग अलग नंबर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल अलग अलग नंबर होते हैं। रियल नंबर में बेसिकली वो सारे नंबर आ जाते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। वो सारे के सारे नंबर क्या हालात रियल नंबर है। या आप ऐसे समझ के देखो जितना बेसिकली नंबर्स के बारे में हमको आइडिया है वो सारे के सारे क्या है, वो सॉरी रियल नंबर है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो कि रियल नंबर के जस्ट अपोजिट में है। जो रियल नंबर नहीं है वो कैसा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर माइनस लग जाए। आप 10th में ध्यान रखना ये सवाल आपको 10th में ऐसे आई के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको 10th में आंसर देना है सर नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। 11 में जब आप जाइएगा तो ये पूरा पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से। ठीक है ना। अब 11th में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इस बात को समझाते हैं कि सर ये बातें कैसे कैसे डिफरेंस रखती हैं। आप जब यहाँ पर पढ़िएगा लाल तो आपको बहुत सारी बातें ऐसे जरूर मैं बताऊंगा जो आपको औरों से अलग बनाती हैं। आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, आप अपने क्लास में बच्चों से पूछिए। हो सकता है बेसिकली उनको इसके बारे में आइडिया हो लेकिन इसके बारे में आइडिया नहीं ना होगा और इतना डिटेल आइडिया नहीं ना होगा। अगर आप उनको रेशनल नंबर और रियल नंबर में उलझाना चाहे तो उलझा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब आप सूरज वर्मा से पढ़िए तो आपको ये सारी बातें ढंग से क्लियर होनी चाहिए। सारे के सारे नंबर क्या है लाल, रियल नंबर है। कोई परेशानी नहीं ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब हम लोग के पास जो पहला सा टॉपिक इस चैप्टर का जो बेहतरीन सा स्टार्ट होता है इसके बेसिस पर उसको आगे बढ़ाते हैं। जब आप चैप्टर का नाम समझ गए बाबू रियल नंबर, तो अब आपको आगे क्या पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो इस चैप्टर का सुपर मोस्ट टॉपिक है जिसके बेसिस पर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सर ये टॉपिक हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ से पूछ लिया जाता है कौन सा नंबर रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। प्रूव करने के लिए भी ये सवाल आता है, तो वे सारे क्वेश्चन को आप जेन्युइन रूप से याद रख पाओ 10 महीने, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सर आज पढ़ा हुआ हमको 1 साल बाद याद रहेगा कि नहीं, उसके लिए आज आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप बाद में रिवीजन कर पाओ। आप चाहो ऐसे एक शॉर्ट नोट के तौर पर अपने कॉपी में लिख डालो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक है ना बेटा। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट वगैरह करना होता है तो वो कर लिया करो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो चलो हम लोग आगे वाली चीजें आज पढ़ते हैं जो मतलब अभी इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। सॉरी रियल नंबर का तो टॉपिक हो ही गया यार, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। और अगर ये बातें समझ में आ गई तो चलो इस चैप्टर का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। अच्छा सुन लो, इस चैप्टर में एग्जाम कैसे कैसे आते हैं। देखो एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं। चलो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया जितना मैंने समझाया आपको रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे आगे 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 हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग समझते हैं कि क्या चीजें और भी हैं जो बेसिकली हमको जाननी है। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले अब लाल पढ़ना है प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर पढ़ने के बाद इसी पर बेसिस आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। और इसके बाद आपको जो तीसरा सा टॉपिक पढ़ना है वो है इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला। क्या प्रूव करने वाला बेटा, इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला। इस चैप्टर में यही 3-4 चीजें हैं। इस एलसीएम और एचसीएफ को डिफाइन करते हैं विद एग्जांपल, पहले इसके डाटा के साथ, पहले इसके थ्योरी के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, अभी देखो मैंने आपको नंबर्स के बारे में जानकारी दे रहा था, तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, आपने प्राइम नंबर भी नाम सुना होगा। सर प्राइम नंबर हमारे रियल नंबर होंगे कि नहीं, किसी का सवाल अगर ये भी हो तो ये जान लो लाल, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसी में आ जाते हैं सारे के सारे क्या प्राइम नंबर। ठीक है ना। नेचुरल नंबर में बीच बीच में से जैसे 2 उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, 5 उठा लीजिए, 7 उठा लीजिए, 11 उठा लीजिए, ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर है होता क्या है, चलो प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी किसी नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है लाल, प्राइम नंबर का मतलब होता है बाबू जिसके पास केवल केवल 2 फैक्टर हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। फैक्टर का मतलब होता है जिससे केवल केवल 2 प्रोडक्ट हो, एक वो संख्या खुद हो और इसके अलावा अदर देन इसके पास क्या हो, एक फैक्टर 1 हो। मतलब जैसे 5 लिखा हो तो 5 के पास कितना फैक्टर होता है, आप कहेंगे सर 5 5 से डिवाइड होता है और इसके अलावा इसके पास अदर देन केवल केवल एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं 1। तो 1 तो सबका डिविजिबल होता है, ऐसे समझ सकते हैं, मतलब 1 तो सारे के पास होता है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। इसका मतलब प्राइम नंबर के पास केवल केवल कितने फैक्टर होते हैं, मैक्सिमम 2। एक वो सेल्फ होता है और दूसरा का 1 होता है, तो परेशानी नहीं इसमें। तो हमको प्राइम फैक्टर करना है, इसका मतलब जो भी नंबर लिखना है उसके ऐसे पार्ट में उसको तोड़ना है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहला जा सके, मतलब उसके जो फैक्टर के नंबर्स रहे वो कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है 90। 90 का हम लोग क्या कर लेते हैं लाल, 90 लिखते हैं और 90 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, इसको ऐसे मल्टीपल से डिवाइड करो जो खुद प्राइम नंबर हो। व्हाट इज प्राइम नंबर,
सर सॉरी, देयर आर टू फैक्टर्स। पहला क्या होता है, ये तो सेल्फ होता है, दूसरा क्या होता है, अदर देन वन। तो परेशानी नहीं। तो चलो देखो इसको काटते हैं। हमारे पास ये 90 है, तो 90 को सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों सर, 2 प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है, 2 प्राइम नंबर भी है, 2 इवन नंबर भी है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं सर कि प्राइम नंबर जो होगा वो इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है। जो हमारा प्राइम नंबर है ये ऑलवेज एक ऑड नंबर होता ही है, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना, केवल 2 को छोड़ करके, क्योंकि 2 इवन नंबर है। बाकी जितने प्राइम नंबर इसके आगे आपको मिलेंगे वो ऑलवेज एक ऑड नंबर होंगे। बात समझे ना? वो 2 कैसा नंबर है? 2 एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो ऑड नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर है? वो तो 2 है। आप इसके आगे जितने से प्राइम नंबर आप खोजिएगा वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, ऑड नंबर होंगे। लेकिन आप समझते हैं कि सर ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑड नंबर? जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो 2 हमारा क्या है? 2 हमारा एक प्राइम नंबर भी है और इसके साथ साथ क्या है, इवन नंबर भी है। बाकी सारे हमारे जो प्राइम नंबर आएंगे वो कैसे नंबर रहेंगे? वो हमारे सब ऑड नंबर रहेंगे, कोई सही नहीं रहेगा, केवल 2 को छोड़ करके बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। बात समझे ना बाबू? कोई परेशानी है इसमें? नहीं। तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्या है, 2 हमारा क्या है, 2 हमारा इवन नंबर भी है और इसके साथ साथ प्राइम नंबर भी है। इस बात को नोट करके रख लो कहीं पे, केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है ना? चलो 2 से डिवाइड करते हैं। और अच्छा, ऐसा है भी क्यों? क्योंकि 2 के पास आप देखो तो 2 केवल केवल 2 से कटता है, या इसके पास दूसरा का फैक्टर क्या बन सकता है, 1। इसके अलावा कोई अदर फैक्टर इसका भी नहीं बनता, इसीलिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे लाल, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी 45 आ जाएगा। अब देखो 45 आ गया, अब ये 2 से कटेगा नहीं। अब इसके बाद हम लोग किससे पढ़ने इसको काटते हैं, 3 से डिवाइड करो। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अभी ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 जा 15। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, 5 3 जा 5, क्योंकि 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइम नंबर को लिखना सीक्वेंस तो लिख लो ऐसे, 2 3 5 7 11 13, फिर इसके बाद 17, 17 के बाद अब और आगे आगे जाइएगा तो 19 यहाँ बीच में भी आएगा, और फिर 23 आएगा। ऐसे ये आगे बढ़ता जाता है। समझे ना बाबू? ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। और देखो जो 2 को छोड़ दो तो सारे के सारे ऑड भी हैं, कोई टेंशन की बात नहीं ना इसमें, ना मस्त रही एकदम। ये 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसका मतलब जो 90 आया, इस 90 का प्राइम फैक्टर में कौन कौन आया, 2 आया, 3 मल्टीप्लाई 3 आया, और क्या आया लाल, 5 आया, और इसके साथ क्या आया, 1 आया। ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। अब चलो कोई दूसरा नंबर लिखते हैं जिससे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाए। अच्छा, कुछ बच्चों के पास एक डाउट और भी आता है जो बहुत बेहतरीन डाउट है, इसको पहले क्लियर करो। ये डिविजिबिलिटी का रूल लोगों को नहीं मालूम होता है। वो यहाँ पर नंबर जैसे देखे, जैसे सपोज करो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब क्वेश्चन इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा जिसको भी लिखने की जरूरत है। जो 90 आया इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा बाबू, 2 3 3 5, ठीक है ना? ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। चलो मैं आपको एक बेहतरीन बात बताता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत सा जरूरी है। ऐसे करके यहीं पर मान लीजिए 144 लिखा है, बहुत सारे बच्चों का ये दर्द है सर, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि सर आखिर ये नंबर कटेगा किससे। जिन बच्चों को ऐसी समस्या आती है, मान लीजिए कि उन बच्चों को डिविजिबिलिटी का रूल मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर किससे कटता है। आपको एटलीस्ट कितना, कम से कम यार 5 से 10 नंबर तो शुरुआत की याद ही होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे कोई सा नंबर 2 से कब कटेगा, 1 से कटने का कोई डिविजिबिलिटी याद नहीं करना, क्योंकि 1 तो सारे डिवाइड में होता ही है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। 2 से डिविजिबल कब होगा कोई नंबर? आप लाल अगर कोई सा नंबर लिखा है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक कैसे करते हैं? ये जो लास्ट की यूनिट डिजिट होती है, अगर ये यूनिट डिजिट उस 2 से कट रही है, अगर वो इवन नंबर है, तो ये आप पक्का पक्का क्या होगा, डिविजिबल। मतलब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट में या तो 0 रहे या तो कोई क्या रहे, इवन नंबर है, ठीक है ना बाबू? अगर लास्ट में 0 या कोई इवन नंबर है तो वो नंबर पक्का पक्का क्या है, 2 से डिविजिबल है। ऐसे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो नंबर लिखा गया है इसको जोड़ दीजिए, वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो दैट मींस वो 3 से डिवाइड है। जैसे देखो ये लास्ट में 4 है, ये इवन नंबर है, पक्का ये 2 से भी कटेगा। ये देखो इन सबको जोड़ो तो 4 4 8 और एक 9, ये 9 आ रहा है, 9 3 से डिवाइड हो, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड है। बात समझे ना? ऐसे फिर अब जैसे हमारे पास कौन कौन हो गए, हमारे पास 2 हो गया, 2 का मतलब क्या है, लास्ट का नंबर 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो। ऐसे 3 की बात करेंगे, 3 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल डिजिट, ऐसे लिख लो, ठीक है ना बाबू? अगर सारे डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे 4 का मतलब क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट जो है ये किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। अच्छा, यहाँ पर जब आपको प्राइम फैक्टर करना है तो यार तो हमको फिर 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्यों ही याद करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी?
जब आपको प्राइम फैक्टर करना है तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 का क्यों याद करना, लेकिन जाने रहो 4 का क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो ये कट जाएगा, जैसे ये 4 से भी डिवाइड होगा, देखो लास्ट के 2 नंबर कट रहे हैं ना 4 से, बिल्कुल कटता है क्योंकि 44 4 से कटता है, 11 4 से 44 होता है, तो ये 4 से भी कटेगा, इसका मतलब 144 ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 5 से कटेगा कि नहीं सर, नहीं 5 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है क्या, कि या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, अगर लास्ट में 5 है या फिर 0 है तभी कोई नंबर 5 से कटेगा, अन्यथा के नाम पे नहीं। ऐसे 6 का देखिएगा तो 6 के अलावा होता है, वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वो नंबर्स को जोड़िए, वो 3 से भी कटने चाहिए और उसके बाद उस लास्ट का जो उसका लास्ट डिजिट हो वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा 0 या फिर कोई इवन नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको अगर आप 6 से काटना चाहोगे तो ये 6 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको जब जोड़िएगा तो 9 आएगा, 9 3 से डिवाइड है, दैट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड है, यानी 144 हमारा किससे किससे डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, इवन 6 से भी डिवाइड है। बात समझ में आई ना बाबू, तो ये परेशानी ऐसी ही नहीं चलती है, इसको कुछ बातें आपको समझ के चलनी है, ठीक है ना। ऐसे 7 का भी होगा, आगे 8 का भी आ जाएगा, ऐसे 9 का भी आ जाता है, फिर 10 के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, 10 से कटेगा कोई चीज का, जब लास्ट में 0 रहेगा तभी 10 से डिवाइड होगा, अन्यथा के नाम पे नहीं। तो ऐसा कुछ डिविजिबिलिटी के रूल कम से कम आपको कम से कम 5-6 तो याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। किसी दिन डिविजिबिलिटी का क्लास बनाएंगे तो उसमें और आपको बातें समझाएंगे, लेकिन आज के बारे में इतनी स्टैंडर्ड बातें आपको जाननी है कि अगर प्राइम फैक्टर करना है तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है सर कि ये किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है, चेक करने का तरीका आपके पास होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम में जो स्पीड हो जाए ये बूस्ट हो जाए। आपने कहते हुए बहुत सारे बच्चों को सुना होगा सर आता हुआ सवाल एग्जाम में छूट गया, दर्द यही है ना बेटा, जब आप बढ़िया से नहीं जानोगे इस बात को तो आप बड़े से कंफ्यूज रहोगे कि हाँ सर वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है। अब ये से छोटा सा नंबर था ये तो दिख रहा था, हाँ सर ये 2 से डिवाइड है, कोई बड़ा सा नंबर लिख दे 4-5 डिजिट का तब तो आप लटके रह जाइएगा, इसीलिए आपको ये कुछ बातें ध्यान रखने चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके चलना है, बात समझे ना बाबू। तो चलो अब आगे आओ, जैसे 144 का है इसको मैंने प्राइम फैक्टर करना है तो कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो देखो डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो 14 तक चले जाओ, तो 2 7 जा कितना हो जाता है 14 और फिर 2 2 जा 4 यानी 72 आ गया। फिर अभी भी ये 2 से कटेगा, देखो लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से इसको काटेंगे 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा और 12 में कितना हो जाएगा 2 6 जा हो जाएगा 12, कोई परेशानी की बात नहीं। अब इसके बाद फिर अभी देखो लास्ट में फिर इवन नंबर है, फिर ये 2 से कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 8 कहाँ से ले आए सर, क्योंकि यहाँ पे जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 कैरी बचेगा और 6 से पहले लगेगा तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से अभी ये कटेगा क्योंकि 8 भी क्या है इवन नंबर है, तो ये 2 9 से कितना हो जाएगा सीधा सीधा 18, लेकिन अब ये 9 आ गया, अब ये नहीं कटेगा 2 से, अब ये कटेगा किससे 3 से, तो 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर किसका है 144 का। इसका मतलब अगर आपको 144 का फैक्टर लिखना है तो आपके पास देखो 2 2 4, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है, ये दोनों बातें समझ में आई आई थिंक आपको। इसका मतलब आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो 2 के पावर 4 और इंटू 3 का स्क्वायर। जब आप इतनी बातें कर पाते हो तो आपका प्राइम फैक्टर होता है, देखो इस 144 को अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 आ भी जाएगा, और इसमें जितने फैक्टर हैं वो सब कैसे हैं, वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, तो इसमें आई थिंक कोई परेशानी की बात नहीं ना होगी, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे जितनी बातें मैंने आपको बोर्ड पे समझाना चाहा। अब अगर ये बातें समझ में आई तो आगे आओ और इसके आगे वाली बात समझ लेते हैं, ठीक है ना बेटा। आप वीडियो को जब देख रहे हैं लाल तो वीडियो को एकदम ऐसे सीरियस होके ना देखो यार, थोड़ा मुंह बना के देखना भाई, ठीक है ना। इतना सा मैंने लिख दिया सर माशा खुद ही सीरियस है, कहाँ से हम लोग समझ हो जाए और सोच लिया अगर थोड़ा सा, ठीक है ना बाबू। जैसे अभी इतना सा वीडियो हम लोगों ने पढ़ा तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे बेटा, जब आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हो तो थोड़ा सा हमारा जो मेंटल होता है ये हीट होने लगता है, बात समझ में आई ना, ये जो मेंटल थॉट है यहाँ से ना ये वायर शॉर्ट करने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट ना होने पाए, ठीक है। तो इसको प्यार से समझो, अब इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जितना हो सक रहा है उतना आसान करके आपको ये बातें समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जब बढ़िया से कर पाओगे उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, और ये जब कर पाओगे तो आप एलसीएम और एचसीएफ बता पाओगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे ये दोनों नंबर के मैंने फैक्टर कर दिए तो अब मैं इन्हीं दोनों नंबर से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास पहला नंबर, मान लीजिए आपके एग्जाम में यही सवाल, अभी रेशनल वाला सबसे लास्ट में बताएंगे, पहले यहाँ समझते हैं।
इसी सवाल को एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पर समझ लेते हैं। आपको समझो कि आपके पास एक क्वेश्चन होता है, इसमें लिखा होता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, और जो नंबर लिखा होता है वो नंबर लिखा होता है 90 यानी 90 और 144, यानी 90 और 144 का आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम और एचसीएफ। तो आप क्या करते हैं इसके लिए? तो देखो, इसके लिए सबसे बेहतरीन सी बात है, आप क्लास 6-7 में जो थे, अभी 8 तक या 9 तक की बात हम करें तो 9 तक आप लोग इसका एलसीएम कैसे निकालते थे, मैं निकाल के बता। ये आप यहाँ लिखते थे 90 और यहाँ लिखते थे 144। अब इसको काटना पीटना स्टार्ट करते थे, फिर जाकर के आपका क्या आता था, जो यहाँ पर प्रोडक्ट आते थे इसको आप क्या बोलते थे, एलसीएम। लेकिन जब आप क्लास 10th में है तो आपको ये प्रोसेस नहीं लगाना है, आपको मान के चलना है ये बच्चों का तरीका है, तो ये आपको लगाना नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ कैसे बताना है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। कौन से फैक्टर करने पड़ेंगे सर, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। सपोज करो ये मैंने दो क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन के दोनों के प्राइम फैक्टर कर रखे हैं, तो प्राइम फैक्टर कर रखे हैं, इसका मतलब मैं 90 इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5। कहाँ से सर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। अभी 90 को ही तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, तो ये 2 और 3 का स्क्वायर और 5 लिखा हुआ है। मस्त, ऐसे हम भी लिख देते हैं जैसे यहाँ लिखा था वहां। सर देखो प्राइम फैक्टर हो गया है ना सर इसका, हाँ बिल्कुल हो गया है। अच्छा 144 का भी लिख लो, तो 144 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे लाल 2 पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 पावर 4 हो गया और इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। जब इतनी बातें आप लिखोगे तो अब यहीं से सुनो, मेरी बात एकदम प्यार से समझना, एक सवाल एग्जाम में गलत नहीं ना होगा, एकदम कंफर्म इसको प्यार से समझना। कैसे समझेंगे सर इसको हम, आप कैसे समझेंगे, ऐसे समझो। पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अलग से किया है आपने कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन घर से कैसे करते हैं, आई थिंक अब इसमें परेशानी नहीं ना हो गया। इस सवाल में इतनी बातें तो नहीं, लेकिन इतनी बातें तो आपको जरूर आ गई हैं सर। आपको अगर ये वीडियो परेशान करेगी तो दोबारा एक बार देख लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो केवल यहाँ प्राइम नंबर होता है, इसी की बात का ध्यान रखते हैं। तो ये फैक्टर आप कर लिए। अब आपको एकदम कसम खा लेनी है पहली बात की कि सर मुझे सबसे पहले आंसर देते समय एचसीएफ निकालना है। पहले मैं एचसीएफ बताऊंगा फिर एलसीएम बताऊंगा। क्यों सर, एग्जाम में केवल एलसीएम पूछा हो तो क्या करें, मर जाए ना, एलसीएम में निकाल लो फिर बात खत्म, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब दोनों लिखा हो तो सबसे पहले एचसीएफ। अभी आप पहला क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको थोड़ा सा डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ लगाते हो तो आप बहुत सारी बातों से बच जाते हो। और बताते कैसे बच जाते हो, देखो जब आपने एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पर आप देखो जो कॉमन है केवल वही लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं है। जो कॉमन हो लाल क्या करना है, इसमें जो जो चीजें कॉमन हो केवल केवल वही लिखना है और कुछ लिखना नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो नहीं लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 4, तो कॉमन क्या होता है, कॉमन हमेशा छोटा वाला होता है, इसका मतलब 2 कॉमन हो गया। तो बस नहीं, ऐसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर दोनों में है तो 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया। इसका मतलब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो, तो जब हम लोग ऐसे करते हैं तो हमको पता चल जाता है वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसमें देखना होता है जो कॉमन नंबर हो उन्हीं को केवल लिखना होता है फैक्टर में। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो कॉमन क्या है, केवल केवल 2। ऐसे यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, तो दोनों कॉमन हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं। अब इसको जो आप सॉल्व कर लो ये आपका आंसर हो गया। 2 इंटू 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। आई थिंक कोई परेशानी नहीं ना, नहीं। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम जब लिखने लगेंगे तो एलसीएम क्या होता है, तो सबसे बड़ी बड़ी पावर है उसको लिखो, और उसके बाद अब की बार कॉमन का झंझट नहीं ना है। जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखो, जो कॉमन नहीं ना है उसको लिख डालो। जैसे यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ 2 के पावर 4, तो कौन बड़ी बार है, 2 के पावर 4। यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ भी 3 स्क्वायर है, तो एक बार 3 स्क्वायर। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है तो लिखो, ठीक है ना। मतलब एलसीएम में कुछ नहीं ना छोड़ना है, सब लिखना है। और एचसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन होता है। इसका मतलब एचसीएफ के आगे आप लिख लो कॉमन फैक्टर, और एलसीएम के आगे क्या लिख लो, कॉमन प्लस एडिशनल, जितने हैं सारे के सारे, ठीक है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, और ये कितना हो जाएगा 5। अब 16 9 जा होता है 144, और मल्टीप्लाई 5 करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 720। कितना आ जाएगा बाबू, 720 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये नीचे दिख रहा होगा 720 छपा हुआ है, ठीक है ना। कोई परेशानी की बात नहीं ना है। मतलब एलसीएम क्या है, इन सबका जो फैक्टर में से कॉमन हुए थे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे 720, ठीक है ना। जैसे 5 का 4 में करोगे तो 5 4 जा 20, 2 बच्चा, 5 4 जा 20, 22 हो गया, 5 1 जा 5 और 2 7, तो ये कितना हो गया 720। अब आप लोगों को इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएंगे। जैसे
अभी तक आपने क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? अभी तक आपने पढ़ा कि सबसे पहले आपने जान लिया कि रियल नंबर आखिर है क्या। रियल नंबर के बारे में बहुत सारी समझ जानने के बाद फिर आपने थोड़ा सा जाना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है। फिर प्राइम नंबर के बेसिस पर मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखा दिया, और बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना बता दिया। कोई परेशानी की बात नहीं ना। इतने सवाल आप जो लगाइएगा तो एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज के सारे सवाल लग जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें एक बेहतरीन सा फार्मूला होता है, और उस फार्मूले को भी हम अभी वेरीफाई कर दें, क्योंकि एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन भी आता है और आपकी किताब में भी जो क्वेश्चन है उसमें भी लिखा है कि वेरीफाई करो। क्या करो? वेरीफाई करो। तो आपको बता देते हैं कैसे वेरीफाई करते हैं। आपके पास यही क्वेश्चन है, मेरा एलसीएम और एचसीएफ आया, आइए हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा सही है या गलत है। तो जो फार्मूला है फार्मूले से वेरीफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे कैसे ये आता है जाता है सब। तो ये 90 वगैरह सब हो गया। अब इसमें यही दोनों नंबर हैं, आपके पास दो नंबर थे, कौन कौन से थे? पहला एक 90 था, दूसरा 144 था। इसका जो एलसीएम, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आया, क्या आया? एक एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम निकाला तो 720 आया। एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ हमारा आया 18। ये बगल में छपा हुआ है, अभी हम लोगों ने निकाला, ये दोनों चीजें आ गई। अब फार्मूला क्या होता है सर एलसीएम और एचसीएफ का? इनका जो फार्मूला होता है, फार्मूला कुछ ऐसा चलता है। फार्मूला इनका कैसे चलता है सर? अगर हमारे पास दो नंबर है जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो इनका फार्मूला चलता है फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और बराबर होता है एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये फार्मूला हमारी किताब में छपा हुआ होता है सर, ऐसे फार्मूला छपा हुआ होता है। इसको दो तीन तरीके से यूज किया जाता है। इस फार्मूले से बड़ा सा सवाल आता है एमसीक्यू में। अभी अब की बार यूपी बोर्ड में मेरे पास तो 2 3 साल के मैंने पेपर देख ही रखा है। मैंने जो अब की बार वाला पेपर है, अभी अपने इस अयोध्या में जो पेपर हुआ था उसमें ये आया था सेक्शन बी में। मतलब मैं अयोध्या से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अयोध्या के सेट में बता रहा हूँ। अयोध्या के सेट में सेम सवाल आया था, कहाँ पर? सेक्शन बी में। मतलब ये 2 नंबर में सवाल आया था, 2 नंबर दिए गए थे, कहा गया था इनकी एलसीएम और एचसीएफ बताओ। ठीक हो गया। और फिर यही सेम सवाल हमारे पास आया था बस्ती वाले पेपर में, कहा किसमें? एमसीक्यू में। तो सवाल हमारा ये एमसीक्यू में भी बनता है और सेक्शन नंबर बी में भी बनता है, ठीक है ना। मतलब इसका जो सवाल आएगा मान के चलो मैक्सिमम 2 नंबर में आए, इतना बड़ा सही नहीं ना होता है कि सेक्शन सी में जाए, लेकिन इसका यूज सेक्शन सी में होता है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अभी इस चैप्टर की बात छोड़ो, आगे बहुत सारे चैप्टर में हमको एलसीएम एचसीएफ तो निकालना ही ना पड़ता है बाबू। एलसीएम एचसीएफ से कुछ हम पीछे से छोड़ा सकते हैं ना। अब साइंस पढ़ रहे हैं 10th में, मिरर फार्मूला लगाइएगा। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब चौपट है, उसमें जितना भी वैल्यू आप रखोगे सारा का सारा फ्रैक्शन में आएगा, वहां तो एलसीएम आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो एट मींस आपको आना चाहिए। वो 6 वाला मेथड नहीं लगाएंगे बड़ा सा थोड़ा, यहाँ जल्दी जल्दी कर लेंगे, 5 लाइन में 2 लाइन में सारा का सारा आंसर हो जाएगा। चलो इस फार्मूले को वेरीफाई करते हैं। इस फार्मूले में कह रहा है सर पहले और दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट होगा ना, ये जो आपका एलसीएम आएगा, जो आपका एचसीएफ आएगा, उसके बराबर आएगा। तो चलो पहले इसको बता देते हैं, फिर इस फार्मूले का साइड चेंज करके भी दिखा देते हैं आपको। आप देखो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, यही ना कहा है पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो चलो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर भी रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। तो अगर हमारे पास पहला है 144 और मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहे हैं 90 का। अब जो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे लाल, तो लास्ट में जीरो है, तो आप चाहो तो पहले से जीरो हटा दो, पीछे जीरो लगा दीजिएगा। अब केवल 9 से मल्टीप्लाई करो यार, इतना तो कॉमन सेंस एक्ट नहीं है। 90 को क्या समझेंगे हम? 9 मल्टीप्लाई 10, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लास्ट में जीरो लगा देंगे, 90 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो 9 से 4 में करेंगे बाबू, तो 9 का 4 जा कितना होगा? 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। आपके पास कैरी 3 बचा। फिर 9 4 जा कितना हो गया? 36। फिर आपके पास कैरी कितना है? 3 है। 36 में जोड़िएगा 39 हो जाएगा। फिर हमारे पास कैरी कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? 1296। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो किसका? 720 का। इसमें मल्टीप्लाई कर लो किसका? 18 का। अब सॉरी, अभी इसमें कुछ बचा भी था ना। अब ये हमारा 144 और 9 का मल्टीप्लाई था, अभी 10 से भी करना था, तो 10 से जब करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली? 12,960, 12,960। ये आंसर यहाँ से आएगा जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ का, फिर देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ से भी करेंगे तो देखो 8 0 जा 0 हो गया हमारे पास, फिर 8 2 जा 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा। और फिर 8 7 में हमारे पास जब 8 का 7 में करते हैं तो 56 आता है, और एक और जोड़ देंगे तो 57। फिर 1 से करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 2 7, इन सबको जोड़ लो तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 to 9 हो जाएगा, और 7 7 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। देखो आप अगर ध्यान से देख पाओ तो जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था इनका, तो हमारे पास कितना आया था? 12960। आप मल्टीप्लाई करिएगा 90 का 144 में, तो आपके पास कितना आएगा?
12,960। यहाँ देखो मैंने 720 का 18 में भी किया तब भी वही आ रहा है, इसका मतलब ये फार्मूला तो सही है। हाँ बिल्कुल सही है, और इस फार्मूले पर जब वेरीफाई करना होता तो यही करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों नंबर का टाइम फैक्टराइजेशन एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं, एक बार एलएचएस निकालते हैं और एक बार आरएचएस निकालते हैं, फिर दिखा देते हैं सर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दैट मीन्स हमारा वेरीफाई हो जाता है और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है और वो पूरा माना जाता है। ठीक है ना बाबू, तो इतनी सी बात समझ में आई। चलो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस फार्मूले पे सवाल और किस किस टाइप के आते हैं। देखो अब फार्मूले पे सवाल दो तरीके से आएगा ला, हो सकता है आपको पहला नंबर दूसरा नंबर और एलसीएम दे दे, आपसे सीधा सीधा पूछ ले क्या एचसीएफ, ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे छपा होता है जैसे आपकी बार भी आया था। ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है वो कौन सा भी मुझे देखो नंबर नहीं याद आ रहा है, उसका एलसीएम आता है 9696, मुझे आंसर याद है, अभी ये तुम सोच लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है मुझे, नहीं तो मैं आपको बताता, ये क्वेश्चन था जो है, अब आप लोग देखिएगा आपके एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है वो, उसका एलसीएम शायद आई थिंक 9696 ही आता है। हाँ, और वो क्वेश्चन आपकी बार एग्जाम में आया था। ठीक है ना, तो समझो उसको, आपको हो सकता है पहला नंबर दे दे, हो सकता है दूसरा नंबर दे दे और आपको एलसीएम दे दे और आपसे पूछ ले एचसीएफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आपके पास जब ये देखो, इसमें एक बढ़िया बेहतरीन बात मालूम है क्या है, जब आपको पहला और दूसरा नंबर दिया है तब तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल ही लेते हो यार, प्राइम फैक्टराइजेशन से कोई परेशानी है ना। मतलब तुमको पहला नंबर दूसरा नंबर, जैसे इसमें क्या था, फर्स्ट सेकंड नंबर दिया था तो एलसीएम एचसीएफ आप निकाल ले गए कि नहीं, निकाल ले गए। लेकिन दर्द तब आता है जब एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाए और कोई एक नंबर दे दिया जाए, मतलब तुमको पहला नंबर दे दे, एचसीएफ दे दे और एलसीएम दे दे, और अब आप तुमसे कहते हैं कि सेकंड नंबर बताओ, अब ये सवाल थोड़ा सा पेनफुल होता है, बात समझे ना बाबू। तो वो सब इसी से लगा लेते हैं, मतलब ये समझो कि तुम्हारे पास तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल्स में से किसी की वैल्यू पूछी है, अगर आपसे पहला नंबर पूछ रहा है तुरंत एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करो, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और अपॉन में सेकंड नंबर से डिवाइड कर दो। ऐसे अगर सेकंड नंबर पूछ लिया जाए, पहला नंबर दिया है फिर वही कर लो, सेकंड यहाँ जाएगा फर्स्ट यहाँ जाएगा, एलसीएम से पूछे तो ये नंबर यहाँ से मिटा करके वहां चला जाएगा, एलसीएम उसके नीचे चला आएगा, मतलब जिसका जोड़ीदार पूछा जाए उसी से डिवाइड कर देना उसको। अगर पहला दूसरा दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ से पहले दूसरे को डिवाइड कर दो, एलसीएम आ जाए। ऐसे पहला नंबर दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है, और सेकंड नंबर पूछ रहा है तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर से डिवाइड कर दो, सवाल खत्म। मुझे लगता है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो दिक्कत की बात नहीं ना इसमें। और अगर इतनी बात हो गई तो चलो हम लोग आगे एक और टाइप सवाल बचता है इसमें, इरेशनल नंबर वाला, उसको भी पढ़ लेते हैं। कोई परेशानी नहीं, आई थिंक इसमें कोई परेशानी की बात नहीं ना होगी। हम लोग अब क्या पढ़ लेते हैं ला, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, और जब इरेशनल नंबर पढ़ना है तो उसको ढंग से पढ़ लेते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बार बोर्ड एग्जाम में आया था, कहा था कि रूट 3 को प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होता है क्या ला, जिसको हम लोग ढंग से पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, दैट मीन्स वो हमारे पास डेसिमल के बाद कंटिन्यूअस नहीं, इरेगुलर टाइप का आगे बढ़ता रहता है, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 ऐसे कुछ चीजें। ठीक है ना, तो चलो बेहतरीन से सवाल बनाते हैं, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है, मतलब एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में आपके, तो अगर हर साल आता है तो इसको ढंग से पढ़ भी लेना है, और ढंग से पढ़ लेना है तो पढ़ ही लेते हैं। अब आपके पास एक बढ़िया से हेडिंग क्या होना चाहिए सर, इसी नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको जीवन भर बोलना नहीं है आपको, आज ही याद हो जाना चाहिए और बोर्ड एग्जाम तक याद होना चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन पिछली बार भी ये आया था कि प्रूव करिए सो दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। चलो आज हम लोग ये क्वेश्चन लिखते हैं कि सो दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, और इसी को वेरीफाई कर लेते हैं ढंग से कि यार सर ये कैसे प्रूव करते हैं, ताकि हमको एक परेशानी खत्म हो जाए। मतलब ये सपोज करो कि मान के चलो आप बढ़िया से कि पहले चैप्टर से जो 4-5 नंबर के सवाल आने वाले हैं वो एक को कटने नहीं चाहिए, और लाल पढ़ने की स्ट्रेटजी आप ये भी अपनाओ, थोड़ा सा आप अपने आप को मोटिवेट रखो इस बात पे कि आपके पास जितने भी इस चैप्टर, मतलब पूरी बुक में आपके पास 14 चैप्टर्स लगभग लगभग हैं, 14-15 चैप्टर, तो अगर इतना चैप्टर पढ़ना तो आप ये समझ के चलो कोई टीचर ऐसा नहीं कर पाएगा बाबू कि पहला चैप्टर आज पढ़ा रहा है कल भी पहला पढ़ाएगा और 10 महीने बाद भी पहला पढ़ाएगा। तो अगर हर दिन वो पहला ही पढ़ाएगा यार तो सेकंड चैप्टर कब स्टार्ट करेगा, और आप भी बोर हो जाइएगा हर बार पहला पहला पढ़ पढ़ करके। तो इस बात का ध्यान, लेकिन बोर होने से फायदा क्या है सर, जो हमको इवे नहीं करेगा। आपको करना ये है कि जो चैप्टर पढ़ो उसको एकदम बढ़िया से वेरीफाई कर लो, इस चैप्टर से इतने नंबर के सवाल आते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं, उसको एकदम क्लियर करके चलो।
जैसे पहले चैप्टर से 4 या 5 नंबर के सवाल हर साल फिक्स हैं, तो 5 नंबर के सवाल अगर आ रहे हैं, मान लेते हैं मैक्सिमम, या जो भी है 5 से 6 नंबर, अगर इतना सवाल हमारे पास 5 नंबर का आ रहा है, तो इसको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है कि अब हमारा जो 80 नंबर का पेपर देना सर हमको ना, उसमें से 5 हमारा हो गया। अब मेहनत हमको करनी है किस पे? 75 मार्क्स पे। बात समझ में आए ना? ऐसे पढ़ाई करिएगा तो मजा आएगा। बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 लाना बहुत आसान काम है, बहुत बड़ी बात नहीं ना है। लेकिन जब मन से पढ़ेगा बच्चा, जब उसके पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी तब। अगर आपके पास ये स्ट्रेटजी है कि सर जो चैप्टर में पढ़ूंगा उससे आने वाले हर टाइप के सवाल को मेरे नजर में होंगे, मुझे पता होगा इस चैप्टर में किस किस टाइप के सवाल आते हैं और ये क्या क्या बन सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको ये रटना नहीं ना है कि सर ये वो, थोड़ा सा अवेयर रहना कि हाँ इस टाइप वाला आता है, तो थोड़ा सा मैच्योर, जब हम लोग मेंटली फ्री रहेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें सोच पाएंगे, तो हम इसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। अब आप ये सोचिएगा सर मैं केवल किताब पढ़ूंगा, मैंने नहीं देखना है प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे सवाल आते हैं, तो फिर आप बेकार हो, आप नहीं कुछ कर पाओगे। लेकिन 100% डिपेंडेंट उसी पे नहीं ना होना है ना कि पिछली बार यही आया था तो अगली बार भी यही आएगा, क्योंकि वो सिलेबस दिया, सिलेबस से कुछ भी आ सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि हर साल यार ऐसे आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो मिल भी करेगा उसमें से, तो उसको लेके चलना है और चैप्टर में जितना है उस सबको क्लियर कर जाना है। हर बार हर साल लड़के बच्चा बाबू, यही टीचर सारा चैप्टर वो सबको पढ़ाता है जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, या 95 या 90 से अबव रहते हैं। 100 आउट ऑफ 100 बोलना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? इसको कॉमन बात समझिए, क्योंकि यार तुम्हारे पास यही 15 चैप्टर है। जो बच्चा इंडिया टॉपर बनता है वो पढ़ता तो यही चैप्टर है ना, ऐसे तो है नहीं कि उसके लिए अलग से बुक बनाई गई है, उसके बाद भी यही सिलेबस है, यही बुक है, फिर भी वो इंडिया टॉपर है। अब तुम यार, तुम अपने गांव को टॉप नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा नीचवा से 5वां स्थान लग रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आखिर समस्या कहाँ पे है। सब बच्चा पूरी साल पढ़ रहा है, अभी तो पढ़ रहा है यार जो 96% लेके आ रहा है, आप भी पढ़ रहे हो जो 36 लाने के लिए परेशान हो। तो ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है जो 36 आ जाए, पढ़ाई ऐसे इतनी डीपली करनी है कि पूरी बात समझ में आए। जैसे अभी मैंने आपको पहले चैप्टर के बारे में जानकारी बताया, तो मैंने रियल नंबर के बारे में जानकारी ली, तो मैंने वो सारी बातें लिखी जो मुझे लगता है कि एक हाई स्कूल के बच्चे के लिए एकदम 100% जरूरी है। जब उसको रियल नंबर के बारे में आइडिया नहीं होगा तो घंटा वो रियल नंबर के सवाल लगाएगा। आपको सोचिए बताओ, और अगर आप चाहते हो 100 में से 100 लेके आना, तो ऐसे सोचने से तो हो ही नहीं जाता है। हाँ, लेकिन सोचना तो पड़ता है होने के लिए, तो सोचिए और उसके लिए वर्क करिए, लाल मेहनत आप करिएगा, मजा आएगा। आप लोगों को टास्क देते हैं, वो टास्क ये है, आपके पास पूरे कोई सवाल मिल जाए, आप मेरे पास लेकर के मैसेज करिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि एक दिन के अंदर अंदर आपके सवाल का आंसर आपको विद क्वेश्चन और आपके नाम के साथ लगा करके यूट्यूब पे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं। क्योंकि जो बच्चा ऑफलाइन मुझसे जुड़ पाता है वो बेहतरीन है, जो बच्चा ऑनलाइन जुड़ पाता है वो भी बेहतरीन है। लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे का डाउट तो मैं सामने से ले लेता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे का डाउट कहाँ से ले लूँ? मैं एकदम पूरी तरीके से समर्पित हूँ लाल, आप क्वेश्चन लिख के भेजिए, आपको मैं कोशिश करूंगा एक दिन के अंदर अंदर उस सवाल का आंसर आपके माध्यम से आपके नाम के साथ आपके पास पहुंच जाए। आप मेरे पास कमेंट करिएगा, आप कमेंट करिए तो उसमें अपना नाम लिखिए, नाम के साथ क्वेश्चन रहिए, क्वेश्चन का आंसर हम आपको देने की कोशिश करेंगे, चाहे जो क्वेश्चन आप दीजिए, पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाए। लेकिन इतना भी ध्यान रखिएगा, आप क्लास 10 में है तो क्लास 10 की बात समझे ना, ये ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं ना बेटा, बात समझे ना? आप जो सवाल है, आप इतना मोटिवेट रहो कि आपके सवाल का आंसर आपको मिलेगा, चाहे जो सवाल तुम पूछोगे। लेकिन कोशिश यही करो कि जो आपकी पढ़ाई है वही का कंटिन्यू हो सके, ठीक है ना बाबू? आओ चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है कौन सा? इरेशनल नंबर, यानी क्वेश्चन आप बनाओ क्या सर, क्वेश्चन आपके पास ढंग से होना चाहिए इसमें। एक सेकंड, सवाल कैसा होना चाहिए लाल आपके पास कि हमारे पास लिखो आप सो डेट √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको प्रूव करते हैं। इस सवाल के बारे में थोड़ी सी थ्योरी आपको बताते हैं, पहले ध्यान से सुनो। अगर किसी भी क्वेश्चन को √3 प्रूव करना है, सॉरी √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो पहली बात तो हमको मालूम है सर ये इरेशनल नंबर है, तो हमको मालूम होने से तो काम चलता है नहीं। हम मुझसे कोई कहते सर आप शादीशुदा हो, तो प्रूव ना कर भाई मैं शादीशुदा हूँ, समझ में आ रही ना कुछ? तो जो चीजें रहे आप दिखाओ ना सर, ये देखो ये आपकी फोटो, ये आप वरमाला पहना रहे थे, आप समझे ना? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर इसको √3 को इरेशनल प्रूव कराना है ना, तो पहले दिखाओ ना भाई कि ये जो इरेशनल है इसकी सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तबे ना काम चलेगा। अब इसको ऐसे दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम लोग समझते कैसे हैं? सर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है, जो रेशनल है वो तो रेशनल है।
और जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जब आप ऐसे पढ़ते हो तो ऐसे बताओ इस सवाल में क्यों ना ऐसे सोच लिया जाए कि सर इसको इरेशनल प्रूव करना है, अच्छा इसका मतलब इरेशनल नहीं ना है, और इसको अब रेशनल वाली प्रॉपर्टी फॉलो करवाते हैं। क्या है, एक है रेशनल नंबर है। तो पहली लाइन हमारी क्या चलती है, लेट अस यूज √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, √3 इज अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो आओ इसकी प्रॉपर्टीज पे फॉलो कराएं। तो फॉलो कराएंगे, इसका मतलब क्या मिलेगा, √3 इक्वल टू a अपॉन b, या इसको p बाई q लिख दो आप लोग, क्योंकि अगर इसको रेशनल नंबर कह रहे हैं तो इसको a बाई b के फॉर्म में तो हम लिख पाएंगे। यहीं पे थोड़ी सी कलाकारी कर जाओ। देखो इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक का जो सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है जो यहीं पर लिखा जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेर a and b is a co-prime number। अब सबसे पहली दारू तो यही, अभी तक तो कहीं को प्राइम आप सुना ही नहीं था, को प्राइम क्या आ गया, सुन लो इसको बेटा यहीं पे। को प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर लाल सबसे पहली बात एक नंबर होता ही नहीं, को प्राइम नंबर दो नंबर का ग्रुप होता है। दो नंबर का, ऐसे दो नंबर का ग्रुप होना चाहिए जिनको आप लोग ऐसे लिखो, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2 3। अब ये सर को प्राइम नंबर है कैसे, अभी आप बताए नहीं को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर ऐसा होता है जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1। क्या मैं कह रहा, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 2 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1 इसको करते हैं, इसको क्या लिखते हैं 3 1। तो ये 1 को छोड़ करके बाकी इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। बात समझे ना। लेकिन एक गलत धारणा नहीं पालिएगा सर कि हमेशा जो दो प्राइम नंबर होते हैं वही को प्राइम नंबर, ये गलत बात है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और 6, ये भी को प्राइम नंबर है। कैसे, 5 का कोई फैक्टर नहीं है जो 6 के साथ कंबाइन हो, कोई फैक्टर है नहीं। 5 के पास 5 और 1 है, 6 के पास 2 3 1 है, या 6 भी है। तो क्या इसमें से कोई कॉमन फैक्टर इसमें है नहीं, केवल अदर देन 1 1 है। 1 को छोड़ करके बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं ना होते हैं। आप ऐसे समझो ना बाबू, जो गिनती ना होती है, गिनती पूरी सी टेबल, उसमें ध्यान रखना जो ये हमारे पास 1 to 100 जाओ या जहां तक मर्जी जाना चाहो चलेगा, दो कंटिन्यूअस नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर होते हैं। टू कंटिन्यूअस इज ऑलवेज अ को प्राइम नंबर। कहीं से भी दो नंबर कंटिन्यूअस उठा लो वो ऑलवेज क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो। जैसे कहीं से तुम उठा ले 12 13 12 13 20 21, ये ऑलवेज क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो गए। हमेशा सारे नंबर खोज डालो आप, इस बात की गलत फहमी में नहीं ना रहना कि दो प्राइम नंबर से मिलकर के ही को प्राइम नंबर, चौपट आदमी। कोई भी दो नंबर को प्राइम नंबर हो सकते हैं अगर उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनका सबसे बेहतरीन सा तरीका क्या है कि दो कोई भी दो रेगुलर नंबर आप उठा लीजिए और वो क्या हो जाएंगे, आपस में को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना बाबू, तो को प्राइम नंबर की कोई झंझट खत्म। को प्राइम नंबर क्या है, जिसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1 की। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। अब यही बात अभी आपके एग्जाम में, मतलब सॉरी एग्जाम में कह रहे हैं, अभी सबसे लास्ट लाइन में जो हम लोग लिखने लगते हैं ना, तो यही सबसे मैटर करता है। ठीक है ना बाबू, इसका मतलब ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के। इस बात को समझ के चलना, ए और बी हमारे पास कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, इसका पास इनका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसका क्या कर दो आप, बो साइड स्क्वायर, क्या कर दो लाल, बो साइड स्क्वायर। अब बो साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एलएचएस में मिल जाएगा 3 और बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 3, क्योंकि अंडर रूट गायब और स्क्वायर से रूट गायब हो जाता है। अब अगर इस लाइन को आप बहुत प्यार से देखो ना तो इसमें एक खतरनाक चीज बनती है। यहां से बनता है ए स्क्वायर बराबर, या सॉरी 3b स्क्वायर बराबर, यहां से बनता है ए स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हो तो यहीं पर एक लाइन लिखनी पड़ती है, लेकिन वो लाइन हमको यहाँ से दिखती नहीं है। टीचर यहीं से डायरेक्टली बताता है, जो कि दिखती है नहीं बच्चों को। यहाँ से एक लाइन और थोड़ा सा चेंज करो इसको, आप इसको लिखो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 3। अब आपको एक बेहतरीन बात दिखेगी सर कि जो ए स्क्वायर है ना, इसको 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो बी स्क्वायर बन रहा है। जैसे देखो ये 3 मल्टीप्लाई में था तो ए स्क्वायर के डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, पक्का पक्का जाएगा। अब देखो यहां से मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3। क्यों सर आप ऐसा लिखें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ए स्क्वायर के अपॉन में क्या है 3, और ए और बी आपस में कैसे को प्राइम नंबर, इसका मतलब बढ़िया नंबर है ये लोग। ए स्क्वायर को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब पक्का ए स्क्वायर 3 से डिवाइड था तभी तो बी स्क्वायर मिल रहा था ना बाबू। तो ए स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3, मतलब इसी को समझना होता है। ये बात यहाँ से लोग समझाते हैं, जबकि यहाँ से समझ में नहीं आती है बच्चे को।
यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर के नीचे 3 है, इसका मतलब जो नीचे होता है उसी को डिवाइड ना करते हैं ऊपर वाले को। जब हम 3 से ए स्क्वायर को डिवाइड किए होंगे तब भी तो बी स्क्वायर आया, मतलब ए स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इज आल्सो डिवाइड बाई 3। अब ये कहां से आप लिख दिए कि सर अभी तो ये तो समझ में आया, जैसे देखो परेशानी इसमें क्या ऐसी बात की है, यहाँ से तो आप मुझे दिखा दिए सर कि हमारा जो ए स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा था तब बी स्क्वायर मिला था। अब ये दूसरी लाइन कहां से लिख दिए कि ए इज आल्सो डिवाइड बाई 3, अपने मन से नहीं, और समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर लिखा है 3 का स्क्वायर, क्या सॉरी 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर हमारा 3 से डिवाइड है कि नहीं है, बिल्कुल है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 81 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पक्का पक्का आ जाएगा। देखो कट गया। तो आप देखो ए यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह 9 ही तो 9 भी 3 से डिवाइड है कि नहीं है। ऐसे कोई नंबर आप सोच लो जिस नंबर का स्क्वायर अगर उससे कट रहा है तो उसके बेस नंबर से वो कटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं लिखा है 16 का स्क्वायर, 16 नहीं छोटा 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 नंबर, मान लीजिए 8 का स्क्वायर लिखा है, तो 8 हमारा 2 से डिवाइड है कि नहीं है ना, मतलब सॉरी 8 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है कि नहीं, और चेक कर लो। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसका मतलब 8 का स्क्वायर 2 से डिवाइड था, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 8 का स्क्वायर का मतलब 64 और 2 से डिवाइड था। अब आप देख लो पक्का पक्का क्या, जो ये बेस नंबर 8 है ना, 8 भी किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। वही सेम चीज यहाँ लिखी है, ए स्क्वायर की जगह वहां 8 रख दिया मैंने, ए की जगह 8, तो ए और 2 की जगह क्या लिख दिया 3। चलो 3 ये वाला क्वेश्चन में समझ लो, ए स्क्वायर की जगह क्या है 9 का स्क्वायर है और नीचे 3 है, तो जो 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, कट गया ना। तो देखो ये जो अंदर ये लिखा है ये यही तो ए की वैल्यू है, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही का ये छपा है। और अगर हो रही है तो इसी नीचे वाली लाइन से एक नया सा इक्वेशन ड्रॉ करते हैं हम लोग। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, समझ में आ गई ना। चलो अगर ये समझ में आ गई तो इसके बाद से ये लाइन फिर से यहाँ से छाप लेते हैं। इसी नीचे वाली लाइन पे एक बढ़िया सा सवाल बनाओ, क्या लिखा है ए इज आल्सो डिवाइड बाई 3, मतलब अगर हम ए को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको कोई दूसरा नंबर मिलेगा, यहाँ से ही मान लो। जैसे अभी बी ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर मिल रहा था, लेकिन अब ए को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से तो वही नंबर मिल जाएगा, मुश्किल है। जैसे यहीं पर भी समझा है भाई कि 9 का स्क्वायर था, इसको 3 से डिवाइड किया तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 को जब 3 से काटे तो कितना आ गया 27। लेकिन जब आप 9 को 3 से काटे तो आपके पास क्या आया, जस्ट 3 आया। मतलब ये जो पहले 27 मिल रहा था वो अभी क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, इसका मतलब कुछ तो अलग है। तो इसको हम लोग क्या मान ले, दूसरा कॉन्स्टेंट मान लिए सी मान ले। अब अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ए इक्वल टू 3c, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यहाँ से ये लाइन मैं क्यों लिखा हूं ये बात समझ में आई होगी। सर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो बी स्क्वायर मिलता है, और पक्का जब मैं ए को अब 3 से डिवाइड करूंगा तो कोई दूसरा कोफिशिएंट मिलेगा, कोई फिर से नहीं ना आएगा, समझ में आई ना। हाँ तो चलो अब इसका जब यहाँ से a बाई 3 को मतलब ए को 3 से डिवाइड किया तो c मिला। अब अगर मैं इसका फिर से बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, क्या मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर मिल गया। अब अगर आप देखो मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू लेके आ रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट ये यहाँ की जगह पे क्या है 3b स्क्वायर, तो हम क्या लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर बराबर 9c, यहाँ से लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। कहां से इसको रेफरेंस ले रहा हूँ बाबू, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने 3b स्क्वायर कहां से रखी है इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं बी स्क्वायर बराबर, तो आप क्या लिखने वाले हैं 9c स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में तो नीचे कोई दिक्कत, तो 3 से जब मैं इसको काटूंगा तो फिर से ये कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला बाबू बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2, मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 3c स्क्वायर। अब इतनी सी बात समझ में आई, एक बार पूरा ढंग से देख लो, इतनी बात से आई थिंक समझ में आ गई होगी। चलो यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं, कुछ लाइन और लिख लेते हैं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो यहाँ समझ फर्स्ट। अब जो थोड़ी सी लाइन इसमें बची है उसको यहाँ लिख लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर बचा बाबू, इसको इक्वेशन सेकंड आप माने, इसको थोड़ा सा सजाओ। तो मुझे ये बताओ क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, यहाँ भी तो वही लिखा है बी स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर है 3c स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करना, सी स्क्वायर बराबर लिख लो बी स्क्वायर बाई 3, क्योंकि 3 से ऐसे नीचे चला जाएगा। अब आप अगर बहुत प्यार से इसको देख पाओ तो ये फिर ऐसे कुछ कंडीशन बन गई कि नहीं, जैसे यहाँ बना था, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 3 था, तो हमने क्या बोला था ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो बी स्क्वायर मिल रहा है, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 लिखे थे, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं क्या कि बी स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3, सो
B is also डिवाइड बाई 3। क्यों दूसरी लाइन लिखा? क्योंकि ये बात यहाँ पे नीचे भी लिखी थी मैंने, a स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो a भी 3 से डिवाइड होगा, वही सेम चीज मैं वहां भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बाबू? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है सर। अब देखो एकदम मजे मजे वाली बात मिल गई। अब जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया। क्या जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, और वो यही चाहिए था सर कि अब ये लाइन पे आता हूं। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था लाल, यही गेम चेंजर है इस टॉपिक का। ए और बी कैसे नंबर थे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को समझाया, जल्द से रिकॉल करो। अगर आप ऊपर नोट किए हैं तो अपनी कॉपी में देखिए। को प्राइम नंबर का मतलब बताया, दो ऐसे नंबर होते हैं ग्रुप में जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं अदर देन 1 के। लेकिन परेशानी देखो, ए इज आल्सो डिवाइड बाय 3, बी इज आल्सो डिवाइड बाय 3। व्हाट इज दिस? सर ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, का मतलब ई के शादी ना हुई है। बस समझ रहे हो? ये चौपट वाला है। मतलब ए और बी को प्राइम नंबर थे जिनके पास कोई कॉमन नंबर नहीं ना था, लेकिन यहाँ चौपट दिख रहा है। ए का कॉमन नंबर 3 है, बी का भी पास भी क्या है? 3 है। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, ये आपस में कैसे है? टकरा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। जो मैंने सिलेक्ट किया है, सपोज किया है, उसका अपोजिशन हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारी परेशानी कैसी है? गलत है। जो मैंने सोचा था वो गलत है। सूरज वर्मा की शादी सच्ची में नहीं हुई है, ऐसी बात थी। लिख लीजिए इसको। और इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से we obtain that 3 is the common factor of a and b, but that this contradict the fact that a and b have no common factor other than 1. This means that our suppose assumption is wrong. उसके बाद यहाँ से क्या लिख लेंगे लाल? वही जो आगे की लाइन है हमारे पास कि सर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we obtain that 3 is the common factor of a and b, but this is contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. ठीक है ना बेटा? कोई परेशानी है? क्या लिखेंगे बाबू यहाँ से? जंक्शन नहीं दे रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड 3 is the common factor of a and b, but it is contradict, so my assumption is wrong. फिर आगे क्या लिखेंगे? सो रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। क्या लिख लेंगे बाबू? सो अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। इसको लिख लीजिए और कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। आई थिंक इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का हर साल आता है, अगली बार भी मोस्ट प्रॉब्ली है, आएगा ही। देखिए बेटा, मैं आपसे कभी भी नहीं कहूंगा यही सवाल आएगा, लेकिन इस बात को मैं मानूंगा कि ये बात हमको भी ध्यान रखनी है कि जो सवाल लगभग मोस्टली ईयर्स में आते हैं, सवाल अब की बार भी आ सकते हैं। इसका मतलब उस पर हमारा फोकस होना ही चाहिए। ठीक है ना? तो जय हिंद, नमस्कार। अब आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोग एक बात और काम करेंगे, इस चैप्टर से या कोई भी सवाल जो आपके पूरे 10th का है, जो आपको लगे सर ये हमको परेशान कर रहा है, उस सवाल को लिख करके आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए। बेसिकली जैसे मेरी नजर उस पर पड़ेगी उससे अगले दिन आपको उसका आंसर मिल जाएगा।